देखो आवाज आ रही है ना? चलिए, आज हम लोग कुछ सवालों पे बात करेंगे और उसके फॉर्मेट कैसे बनाएं, क्या करें आंसर अच्छा लिखने के लिए। ठीक है, हाँ, मैं सुनते रहिए, ठीक है। देखिए, अ, आज हम एक दो इतिहास के मुख्य परीक्षा में पूछे गए सवाल पे बात करेंगे, एक पॉलिटी पे बात करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे और हो जाए तो। देखिए, एक अच्छा उत्तर होता क्या है, पहले उसको समझ लीजिए 1 मिनट में। अच्छा उत्तर प्रश्न की मांग के अनुसार होना चाहिए, ठीक। तो अगर सवाल आया कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए जनजातीय विद्रोह में निहित किसानों की चिंताएं आर्थिक मुहावरों में अभिव्यक्त हो रही थी, ये किसी वर्ष पूछा है, 7वीं या 10वीं या 11वीं 13वीं। तो आपको पहले प्रश्न को अंडरलाइन करना है, ठीक है। रिधिमा से गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, आवाज बिल्कुल क्लियर है ना? गुड देखिए, इवनिंग सर। हाँ सर। हाँ, ठीक है। देखो अभी रिधिमा, हम थोड़ा सा मेंस में कुछ जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं मेंस पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। इसके बाद अभी पीटी का और बेसिक्स तुम्हारा जो है उसके लिए एक अलग हम कोर्स बनाएंगे, ठीक है। हाँ सर। चलो, तो देखिए, सबसे पहले एक अच्छे उत्तर के लिए क्या होता है कि आप प्रश्न जो लिखा है उसके की पॉइंट्स को, ठीक है ना, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को घेरिए। जैसे अगर ये सवाल आया है कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए जनजातीय विद्रोह में निहित किसानों की चिंताएं धार्मिक मुहावरों में व्यक्त हो रही थी, तो इसमें पहला बिंदु है कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए जनजातीय विद्रोह। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ? तो वो है मुंडा विद्रोह, या उसको उलगुलान भी कहते हैं। तो आप इसको पहले घेरेंगे कि पहले इस पर बात करना है। फिर इसमें पूछ रहा है कि निहित किसानों की चिंताएं धार्मिक मुहावरों में प्रकट हो रही थी। मतलब द ट्राइबल रिवोल्ट लेड बाय बिरसा मुंडा expressed the anxieties of the peasants in religious idioms। तो आपको किसानों की चिंताओं को घेरना है और धार्मिक मुहावरों में प्रकट हो रही थी। यानी ये सवाल आपसे क्या मांग कर रहा है? ये सवाल आपसे मांग कर रहा है कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो मुंडा विद्रोह हुआ, ठीक है ना, वो उसमें एक्चुअली पीड़ा किसानों की थी, ठीक है ना। किसानों के साथ अन्याय हो रहा था। जनजातीय जो मुंडा लोग जो खेती कर रहे थे, उनकी खेती पर हमला था अंग्रेजों का। तो चिंता तो किसानों की थी, लेकिन तो नारा होना चाहिए था कि किसानों को मुक्त करो, किसानों को जमीन दो, ऐसा नारा होना चाहिए था ना। लेकिन आप जब जनजातीय मुंडा विद्रोह जब आप पढ़ेंगे तो आप नारा पाएंगे कि सतयुग का राज लाना है, गोल्डन एज, टू रिवाइव द गोल्डन एज। ये क्या है? किसानों की चिंताएं धार्मिक मुहावरों में प्रकट हो रही हैं। तो आपको इसमें बताना है, इस पूरे सवाल में इसका फॉर्मेट जो होगा वो क्या होगा। ये देखिए, एक फॉर्मेट मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये देखिए, इसमें आपको सबसे पहले ये बात करना है कि मुंडा विद्रोह, इसके बारे में दो एक तीन पंक्तियां लिखनी है कि 1899 से लेकर 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह होता है। दूसरी बात, दूसरा इसमें लिखना है कि मुंडा समाज के एकीकरण हेतु चलाए जा रहे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। मतलब जितने भी जनजातीय विद्रोह हो रहे थे उस समय, इंक्लूडिंग मुंडा, इन सारे विद्रोहों में एक्चुअली एंजाइटीज ऑफ द फार्मर्स था। मतलब फार्मर्स, किसानों की चिंताएं थी। तो बात तो सीधे सीधे किसानों की होनी चाहिए थी, किसानों को लामबंद करके आंदोलन करना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो भी जनजातीय में नेतृत्व उभरता है, यहाँ सवाल है बिरसा मुंडा का, तो हम इसी का उदाहरण लेते हैं। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने जनजातीय लोगों
में सामाजिक और धार्मिक चेतना पैदा करते हैं कि तुम लोग जो ये पी रहे हो मादक पदार्थ, इसको मत पियो, ठीक है? धर्म के नाम पे एकजुट हो जाओ, इस तरह की बात करते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को पता ना लगे कि हो क्या रहा है ना? अगर सीधे-सीधे बात करेंगे कि अरे किसानों एकजुट हो जाओ और वो करो, तो विद्रोह होने के पहले ही अंग्रेजों को पता चल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि किसानों को बड़े पैमाने पे लामबंद करने के लिए, बड़े पैमाने पे उनको में ऊर्जा भरने के लिए धार्मिक मुहावरे बहुत काम करते हैं, समझ गए? कि वो क्या कहते हैं, वो भगवान ने मुझे दूत बना के भेजा है, बिरसा मुंडा कहते हैं, अपने आप को भगवान का दूत घोषित करते हैं, ठीक है? आम जन जो जनजातीय ट्राइबल पीपुल है, वो उनको गॉड मान भी लेते हैं, भगवान मान लेते हैं, और ये विश्वास करते हैं कि बिरसा मुंडा में कुछ जादुई शक्ति है। इस तरह से क्या होता है, वो जो साधारण ट्राइबल पीपुल है, साधारण जो जनजातीय लोग हैं, उनके अंदर क्या होता है, बल बढ़ता है। अरे यार, मेरे साथ भगवान है, मेरा कौन बिगाड़ सकता है? जोश बढ़ जाता है, ताकत बढ़ जाती है, और वो अपने से बड़ी ताकत अंग्रेजों से लड़ पड़ते हैं, तीर और धनुष से, है ना? अंग्रेजों के पास बंदूक है, घोड़े हैं, हाँ, तोप है, और इनके पास क्या है? तीर, धनुष, आरी, कटार, ठीक है, तलवार, और या जो भी। इस स्थिति में एक असमान लड़ाई है कि नहीं? लेकिन धर्म के नाम पे एकजुट हो जाओ, हमारा पारंपरिक धर्म खतरे में है ना? ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी जमीन जा रही है, ठीक है, आओ। तो ऐसा नहीं, धर्म के नाम पे। तो यानी आपको पहले बताना है मुंडा विद्रोह के बारे में कि कब से कब शुरू हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, ठीक? यहीं पर बता देना है कि मुंडा विद्रोह के पीछे असली कारण तो किसानों की दुर्दशा थी, द प्लाइट ऑफ फार्मर्स, ठीक है ना? द सफरिंग्स ऑफ द फार्मर्स। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने जो स्थायी बंदोबस्त या जो नई आर्थिक नीति लागू की, उसके कारण इनकी सामूहिक खेती, है ना, खत्म हो गई। इनकी जो कम्युनिटी बेस्ड जो इनका सिस्टम था, ये खत्म हो गया, ठीक है? और ये किसान से मजदूर बन गए, ठीक? दूसरी ओर जब लगान नहीं चुका पाते थे, कर नहीं दे पाते थे, तो कर्ज लेते थे, ठीक है? किससे? मनी लेंडर्स से, मतलब कि ब्याज देने वाले सूदखोरों से। तो इस तरह से जमींदार और सूदखोरों का राज स्थापित होने लगा, और वो जनजातियों की जमीन नीलाम होके उनके हाथ चले जाने लगी। तो एक्चुअली विद्रोह का कारण यही था, लेकिन ये किस रूप में प्रकट हो रहा था? धार्मिक मुहावरों में। क्या? कि आप देखेंगे, आगे लिखेंगे कि बिरसा मुंडा द्वारा ईश्वर से प्राप्त जादुई शक्तियों का दावा करना और बहुत सारी धार्मिक घोषणाएं करना। वो क्या घोषणा करते हैं कि कलयुग आ गया है, सतयुग का राज लाना है ना? एक्चुअली ये सतयुग का राज माने मुंडा राज है, कि मुंडाओं का राज लाना है। मतलब जैसे हम लोग सामूहिक रूप से जी रहे थे, सब लोग एक साथ खेती करते थे, और हम सरदार थे, सरदार के कहने पे जो भी उपज होती थी वो सबको बंट जाती थी, जो एक सुंदर जीवन था, जो सतयुग था, उसको लाना है ना? तो इसको फिर बताना है फिर लास्ट में कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन पहले चलता है ना? समाज को सुधारते हैं कि तुम लोग यार जो ये हड़िया पी के ये सब कर रहे हो, सब छोड़ दो, ठीक है? फिर धार्मिक सुधार लाते हैं कि कई तरह के देवताओं और कई तरह के जो पूजा पाठ कर रहे हो सब छोड़ दो, एक ही ईश्वर है ना? बिरसाइया धर्म चलाते हैं बिरसा, ठीक है ना, अपने नेतृत्व में। तो जब एक एक धर्म के नाम पे आप एकजुट होंगे, तो जो तरह तरह के धर्म, तरह तरह की जो मान्यताएं हैं, उसके कारण एकजुटता नहीं आएगी ना। कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, तो सबको एक धर्म के झंडे के नीचे लाते हैं, है ना? और फिर यही जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, ये खेतिहर लोगों का ये खेतिहर लोगों का क्या हो जाता है? आंदोलन में बदल जाता है। अब देखो अंतिम, वास्तव में किसानों की दुर्दशा एवं उनकी पीड़ाएं ही धार्मिक मुहावरों के रंग में रंग कर क्रांतिकारी होकर के निकलती हैं, ठीक है? चंदन जी, मैं लाइव क्लास ले रहा हूं।
हाँ, मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बात कर लेते हैं, हम आपको फोन करते हैं। सर मेरा सिलेक्शन हो गया सर। इतना दिन बाद आप रिजल्ट देख रहे हैं, आप कितना गैर जिम्मेदार आदमी है बताइए, मैं आपको क्या कहूँ, पुरस्कार हूँ? नहीं सर, पिछले देखिए और प्लस एक तारीख और दोनों गाड़ी जब कल कंफर्म हो गया। तो कंफर्म हो गया तो अब सिर्फ 8 दिन बचा है, आप हमको 9:30 बजे फोन करिए, ठीक? मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक? नहीं सर, अभी क्लास में हमारा है। कहाँ क्लास में आ रहा है? आपका लाइव क्लास नहीं चल रहा है? नहीं, उस पर नहीं चल रहा है, आप 9 बजे हमको फोन करिए ना, हम बताते हैं आपको कहानी, ओके सर। तो है ना? अब देखिए, इस तरह के भी महापुरुष हैं। पीटी का रिजल्ट कब आया है और आज इनको पता चला कि मेरा हो गया है। तो मेंस में टाइम कहाँ बचा हुआ है ना विनय जी? विनय जी, हेलो। अरे अभी होल्ड पे डाल दिए थे, एक लड़के ने फोन किया था, समझे? हाँ तुम बोल रहा है सर मेरा पीटी में हो गया है, अब बताइए कब हुआ है एग्जाम और आज उसको पता चल रहा है। कहाँ हो जाता मैं पलामू का है। वो हमारे वो उसमें जोहार में जब क्लास लेते थे तब जुड़ा था हमसे। खैर छोड़िए। हाँ, तो हम उसको बोले कि आपको मैं क्या पुरस्कार दूं, आप किस तरह के जिम्मेदार इंसान है इसका पता चल रहा है। तो हमको 9 बजे बोल रहा है कि सर मैं लाइव आपके क्लास में आ रहा हूँ। मैंने कहा मैं वहां ले नहीं रहा हूँ, अभी 9 बजे मुझे फोन करो। ठीक है चलिए आप। हम्म हम्म डाउनलोड किए हाँ, ज्वाइन क्लासरूम में जाइए, तो क्लासरूम आईडी मांगा है। आईडी लिखिए 4148 32 32 4743। आप जुड़िएगा तो यहाँ मैसेज आ जाएगा हमको, इसलिए चलिए। तो अब सुनते भी रहिए, जुड़ते भी रहिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो क्लासरूम आईडी में ज्वाइन नहीं कर रहा है। क्लासरूम आईडी डाले। नहीं नहीं 47 नहीं 4148 32 47 43 43 3। हाँ एनरोल करिए, और क्लासरूम में क्या जेपीएससी डाले है ना? क्या लिख रहा है? चलिए हम आपको रिमाइंडर भेज दिए हैं, ठीक है, देखिएगा आया। छोड़िए ना, क्लास हो जाने दीजिए, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर हम आपको जोड़ेंगे, ठीक है? अगर जुड़ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही सुनिए। देखिए, तो इस तरह से बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो किसानों का विद्रोह हुआ, वो एक्चुअली किसानों की चिंताओं का ही प्रकट रूप था, लेकिन उस विद्रोह को क्रांतिकारी बनाने में, उस विद्रोह को खूंखार बनाने में धार्मिक मुहावरों का बहुत महत्व, ठीक है ना? क्या कहा बिरसा मुंडा ने कि धर्म के नाम पे आ जाओ, हमारा धर्म खतरे में है, ठीक? क्या घोषणा किया कि चिंता नहीं करो, भगवान हमारे साथ हैं, उन्होंने हमको इतनी ताकत दी है कि ये अंग्रेजों के हथियार और गोला बारूद पानी में बदल जाएंगे, दे विल गेट कन्वर्टेड टू वाटर। उधर से तोप मारेंगे तो पानी में बदल जाएगा, तो तुमको फव्वारा मिलेगा, उसमें स्नान करना है ना? फिर लास्ट में क्या करते हैं, यही सामाजिक और धार्मिक सुधार, लास्ट में कहते हैं कि कलयुग आ गया है, ठीक है ना? ये कलयुग क्या है? कलयुग है एक जमींदारों और सूदखोरों का राज, अंग्रेजों का राज। ये नहीं कहते, कहते हैं कलयुग आ गया है। क्या करना है, इस कलयुग को समाप्त करके सतयुग का राज लाना है, ठीक? और अंत में कहते हैं कि हथियार उठा लो, ठीक है? ठाकुर जी ने हमको कहा है कि सबसे कहो हथियार उठा ले, ठीक? अब जिन लोगों को सामाजिक धार्मिक आधार पर एकजुट करते हैं, उनको हथियार बंद करना शुरू करते हैं, ठीक?
कहते हैं क्या, हथियार उठा लो और इन दीकुओं को काट डालो, ठीक। और ये धरती उसी तरह से लाल, एक झंडा रहता है, सफेद झंडा, उनके धर्म का प्रतीक रहता है, वो जो धर्म चलाते हैं बिरसाइयर, ये कहते हैं ये धरती खून से उसी तरह से लाल होगी जिस तरह से कि लाल झंडा, ठीक है। तो इस सवाल का क्रक्स क्या है, सार क्या है, कि आपको मुंडा विद्रोह के बारे में बताना है, बिरसा मुंडा के बारे में बताना है, और ये विद्रोह एक्चुअली में किसानों की दुर्दशा के खिलाफ खड़ा हुआ, लेकिन धार्मिक मुहावरों के नारों में इसको हम देखते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि किसान का राज लाओ, ठीक है, किसान को जमीन दो, हाँ, मुंडा का राज स्थापित करो। हम क्या देखते हैं, सतयुग को खत्म करो, कलयुग को खत्म करके सतयुग का राज लाना है, ठीक है, अपना राज लाना है ना, और भगवान वो ठाकुर जी के लिए एक हो जाओ, हथियार उठा लो, है ना। तो ये है इसका क्रक्स। तो इस तरह से आपको सबसे पहला क्या काम करना है कि क्वेश्चन देखा आपने, उसके की पॉइंट्स को, मतलब कि उस क्वेश्चन में महत्वपूर्ण बात क्या क्या है उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। और उसके बाद ढांचा बनाना है, ठीक है। ढांचा मतलब कि मेन पॉइंट आपने रफ में नोट कर लिया कि पहले ये बात आएगी, फिर ये बात आएगी, फिर ये बात आएगी, फिर ये बात आएगी, फिर हम ये निष्कर्ष देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको हर एक पॉइंट पे एक एक पैराग्राफ लिखते जाना है, ठीक। ये तरीका है। चलिए अब एक हम दूसरे सवाल पे आज बात कर लेते हैं। एक गांधी जी पर बात करेंगे कि अगर आधुनिक भारत पे सवाल आता है गांधी पे, तो ऐसे सवाल को जरूर करना चाहिए, ठीक है। आवाज वगैरह क्लियर है ना पूजा, विनय जी सुन रहे हैं ना? हाँ, तो हाँ आज हम सर वीडियो नहीं दिख रहा सर। वीडियो नहीं दिख रहा है? नहीं सर, वीडियो नहीं आ रहा है। अच्छा, बस आवाज आ रही है। हाँ सर। अब दिख रहा है? नहीं सर, बोलो। नहीं दिख रहा है सर। अच्छा चलो, जो हो रहा है होने दो। अभी हम ट्राई करेंगे थोड़ी देर में। देखिए अब अगर सवाल आ जाए, पता नहीं किसी में आता है किसी में नहीं आता है। चलो तुम एक बार बैठ जाके वापस आ जाओ। अच्छा चलिए, देखिए अगर सवाल आ जाए महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में कितने सवाल आ सकते हैं पहले ये जान लीजिए। महात्मा गांधी के बारे में एक सवाल आ सकता है जो आ चुका है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान है, ठीक। एक सवाल ये आ सकता है, भूमिका का वर्णन करें, यही आया था ना कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें, एक बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इसी सवाल को दूसरे तरह से पूछ सकता है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को महात्मा गांधी के नेतृत्व ने एक व्यापक आधार दे दिया क्या, एक व्यापक सामाजिक आधार दे दिया, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क प्रस्तुत करिए, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो अब इसके मोटी मोटी बातों को समझ लीजिए कि महात्मा गांधी के इंटर होते ही भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गुणात्मक परिवर्तन होता है। मात्रात्मक तो होता ही है, गुणात्मक भी होता है, ठीक है। क्या है कि, और आपके सिलेबस में दिया हुआ है महात्मा गांधी डैश जन लामबंदी, ठीक है ना। तो आपको भी लिखना है, जैसे मैंने फॉर्मेट बनाया है, ये फॉर्मेट मैं अपलोड कर दूंगा इसमें, या ठीक है व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के आगमन से होने वाला बदलाव, एक एक पॉइंट मैंने बनाया, ठीक। ए, क्या क्या बदलाव हुआ? पहला बदलाव हुआ व्यापक जन लामबंदी। क्या हुआ? अच्छा, क्या हुआ? व्यापक जन लाभ, है ना, व्यापक जन लामबंदी और जन आंदोलनों का दौर।
जिसको हम कहते हैं मास पॉलिटिक्स, इंग्लिश में कहते हैं मास पॉलिटिक्स, ये असली अर्थों में जन लामबंदी, जन लामबंदी का क्या मतलब समझ रहे हो? जन लामबंदी का मतलब हो गया जनता को लामबंद करना, है ना? गांधी जी के आगमन के पहले जो भारत में सबसे बड़ा जन आंदोलन या सबसे बड़ा उस समय का मान सकते हैं वो था स्वदेशी आंदोलन, ठीक। लेकिन स्वदेशी आंदोलन भी केवल बंगाल, दिल्ली, थोड़ा बहुत बंबई और थोड़ा बहुत मद्रास तक था, ठीक है। लेकिन अखिल भारतीय स्तर का जन आंदोलन मतलब बड़े पैमाने पे जनता की लामबंदी हो, जुटान हो, महाजुटान। गांधी जी के आगमन से क्या हुआ? महाजुटान, है ना? क्या कि बड़े पैमाने पर किसान, मजदूरों, आम जनता सहित महिलाओं की स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी हुई, है ना? इसको आप पहला जो मैंने बिंदु लिखा, व्यापक जन लामबंदी, ठीक है, क्या व्यापक जन लामबंदी, ठीक है, और जन आंदोलनों का दौर, ठीक है ना, और जन आंदोलनों का दौर। ये जो मैंने पॉइंट दिया, इसको मैंने अगले में स्पष्ट किया कि क्या हुआ महात्मा गांधी की ये व्यापक जन लामबंदी से मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पे किसानों, मजदूरों सहित महिलाओं का की भागीदारी बढ़ी, है ना। अब इसी को हम दूसरे अर्थों में क्या कह सकते हैं कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सीमित वर्गीय से व्यापक वर्गीय में बदल गया, है ना। केवल कुछ पढ़े लिखे या वकील टाइप के पैसे वाले लोग ही आंदोलन में भाग लेते थे, लेकिन पहली बार गांधी जी के दौर में, गांधी जी के आगमन से ये बदलाव आया कि किसान, मजदूर, ठीक है ना, इस तरह के लोग, महिलाएं जो घर से निकलती नहीं थी जल्दी, पहले भी महिलाओं की भूमिका थी राष्ट्रीय आंदोलन में, लेकिन सीमित थी, बहुत कम थी, गिनती की थी। लेकिन महात्मा गांधी के दौर में आप देखिएगा कि बहुत महिलाएं, है ना, बहुत सारी महिलाएं, जिनमें से जो नेतृत्व निभा रही हैं उनका नाम तो आप जानते हैं, लेकिन बहुत का नाम नहीं भी जानते हैं, इतनी संख्या में वृद्धि हुई। तो पहला बात क्या हुआ कि व्यापक जन लामबंदी और जन आंदोलनों के दौर की शुरुआत, ठीक। दूसरी बात क्या हुई कि महिलाओं, किसानों, मजदूरों सहित महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी, ठीक। यानी अब तक जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था वो सीमित वर्गीय था, अब व्यापक वर्गीय हो गया, मतलब हर वर्ग के लोग आए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो दस्तकार हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, ठीक है, चाहे वो महिलाएं हो, हर वर्ग के लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी, बड़ी संख्या में भागीदारी, ये महात्मा गांधी का योगदान है ना। तो इतना बताने से तो काम चलेगा नहीं, और बताना होगा कि क्या ये कोई जादू हो गया कि महात्मा गांधी आए और जादू हो गया, नहीं। क्या, अब देखिए, पहले महात्मा गांधी का और भी योगदान लिख लीजिए, फिर हम समझाएं, अब उसमें बताएंगे कि महात्मा गांधी ने ऐसा कर कैसे दिया, है ना, ये भी बताना होगा। ये नहीं कि आपने बता दिया, अब आप बताएंगे कि महात्मा गांधी जी द्वारा युक्ति पूर्वक मतलब कि दिमाग से, ठीक है, पूर्व के नरम पंथियों के लक्ष्यों को गर्म पंथियों के साधनों से जोड़ दिया, है ना। देखिए, पहले आप देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन में कांग्रेस विभाजित हो जाती है गर्म पंथी और नरम पंथी में, है ना। जब हम लोग डिटेल में, हम पूरा, चिंता नहीं करो, हमारे चेहरे से पता लग रहा है कि तुम चिंता कर रहे हो कि सब क्या हो रहा है। जब शुरू से जब पढ़ाएंगे विस्तार से तो तुम समझोगे कि यहाँ कांग्रेस बनी, फिर ये हुआ, वो हुआ, फिर महात्मा गांधी तक आएंगे। लेकिन अभी जो है, जिन लोगों को मेंस देना है, अभी हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं, उन लोगों की तैयारी एक लेवल पे है, उसको सिर्फ थोड़ा सा वो करना है, क्या कहते हैं, पॉलिश करना है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस बात पर विवाद था कि गर्म पंथियों का जो साधन था वो था बहिष्कार, ठीक है ना, कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, वो था शांतिपूर्ण प्रतिरोध, वो था आंदोलन, ठीक। और
नरमपंथी लोग जो है वो कह रहे थे अरे यार अभी इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का वक्त नहीं आया। पर गर्मपंथी लोग जिद कर रहे थे कि नहीं, हम पूरे देश में बहिष्कार चलाएंगे, हम पूरे देश में ये करेंगे। परिणाम स्वरूप गर्मपंथी और नरमपंथी में बंट गया था आंदोलन। गांधी जी ने क्या किया कि युक्ति पूर्वक मतलब दिमाग से नरमपंथियों के लक्ष्य को अपने में मिला लिया कि भाई आप भी स्वराज चाहते हैं, आप भी स्वशासन चाहते हैं, आइए हमारे पास। अच्छा, गर्मपंथी जो है वो कह रहे हैं बहिष्कार, वो कह रहे हैं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, चलो बड़े पैमाने पर करते हैं, है ना। तो गांधी जी ने क्या किया कि नरमपंथियों के लक्ष्य को गर्मपंथियों के साधन साधन क्या थे उनके, बहिष्कार करना, आंदोलन करना। तो गांधी जी यही तो करते हैं। गांधी जी कुछ नया नहीं करते, पहले से चली आ रही चीजों को बड़ा कर देते हैं, है ना। और इसीलिए जो भी लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं। ठीक, एक कहावत है कि जीतने वाले कोई नया काम नहीं करते, है ना। जीतने वाले कोई नया काम नहीं करते, वो उस काम को नए ढंग से करते हैं। क्लियर? यानी मुख्य परीक्षा निकालने वाले या कल को अधिकारी बनने वाले कोई नया चीज नहीं लिख देते, है ना। लेकिन उनके लिखने का तरीका नया होता है। लोग इसको लिखेंगे मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में भारत आए, मोहनदास करमचंद गांधी इस जहाज से आए, मोहनदास करमचंद गांधी इस रंग का कपड़ा पहनते थे, मोहनदास यहाँ बैठे वहां गए, है ना। चंपारण विद्रोह हुआ, ये हुआ वो हुआ, नहीं, ये सब बाद में हम फैक्ट डाल देंगे, है ना। तो क्लैरिटी के साथ अब क्या है देखिए, तो नरमपंथियों के लक्ष्यों को गर्मपंथियों के साधनों से जोड़ दिए जाने के कारण क्या परिणाम निकला? परिणाम निकला कि स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप व्यापक हो जाना, है ना। क्या हो गया? बहिष्कार, स्वदेशी, असहयोग, आत्मनिर्भरता, रचनात्मक कार्य, जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान गर्मपंथियों ने विकसित किए थे, उसको गांधी जी ने क्या किया? कुशल नेतृत्व और अनुशासन में बांध दिया। क्या किया? कुशल नेतृत्व और अनुशासन और संगठनात्मक ढांचे में उसको बांध दिया, है ना। स्वदेशी आंदोलन क्यों विफल हुआ? इसीलिए कि संगठन नहीं था, है ना। जैसे तुम्हारा अभी पीटी में हो गया होगा, ठीक है ना, तो तुम्हारी तैयारी है ही नहीं, तुम इतिहास नहीं जानते हो, भूगोल नहीं जानते हो, तो क्या होगा? अभी एक लड़का दोपहर में फोन किया था, वो बोला कि सर मेरा पीटी हो गया सर, 8 दिन है, कुछ गाइड कर दीजिए। बोले पिछली बार भी हुआ था सर, लेकिन तैयारी नहीं थी, सीजीएल का तैयारी कर रहे थे, बैठ गए, बहुत सारे सवाल लिख ही नहीं पाए सर, है ना। यानी संगठनात्मक ढांचे के अभाव में, चाहे तुम्हारे पास तोप हो, स्वदेशी, बहिष्कार या असहयोग, आत्मनिर्भरता, रचनात्मक कार्य, इतने सुंदर सुंदर राजनीतिक प्रतिरोध के तरीके थे स्वदेशी आंदोलन के नेताओं के पास, लेकिन तो क्या हुआ? टाइम फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि भाषण देने से नहीं होता है। संगठन अगर होता तो बड़े पैमाने पर जनता आती, और बड़े पैमाने पर जनता आती तो अंग्रेजों को झुकना पड़ता, लेकिन अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो, गर्मपंथी और नरमपंथियों में फूट डाल दी, आंदोलन फ्लॉप हो गया। गांधी जी ने उन्हीं सारी चीजों को उठाया और उसमें वो आवश्यक परिवर्तन कर दिया। क्या? संगठनात्मक आधार दे दिया, ठीक है ना, और उसको अनुशासन में बांधा कि भाई अगर विदेशी वस्तुओं को जलाइएगा तो इसका ही मतलब नहीं है कि थाना भी जला देना है ना। अनुशासन में, अहिंसा में, है ना। तो इसके कारण बड़ी संख्या में लोग बढ़ते हैं कि चलो भाई मारपीट तो करना नहीं, जान तो खतरे में है नहीं, ठीक है। आप देखिए, तो इसी के कारण, मतलब इनके संगठनात्मक ढांचे और अनुशासन, इसी के कारण व्यापक और क्रमशः क्रमशः मतलब एक के बाद एक, व्यापक और क्रमशः एक के बाद एक बड़े जन आंदोलन खड़ा करना और उसको सफलतापूर्वक संचालित करना सुगम हो गया। ठीक, परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक, अब देखिएगा, अब एक सी पॉइंट,
हाँ हाँ, हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में गांधी जी की रणनीति और थीम, भाई ये सब चीजें जो उन्होंने किया, तो इसके पीछे कोई रणनीति होगी, ठीक। और उनकी क्या स्पेशल देन है, ये सब स्वदेशी बहिष्कार ये तो पहले से था, इसको उन्होंने एक नया रंग दे दिया, ठीक, इसको ढांचे में बांध दिया, इसको अनुशासन में बांध दिया। लेकिन और उनकी कुछ ऐसी देन थी जो नई थी। क्या? पहला, सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह की अनूठी तकनीक का प्रयोग, है ना। इस बात को आप यूं समझ लीजिए कि गांधी जी जब चंपारण गए थे, ठीक है, तो एक प्रोफेसर थे इतिहास के, जैसे मैं अभी इतिहास पढ़ा रहा हूं, वैसे ही इतिहास के एक प्रोफेसर थे ब्रज किशोर, और नाम अभी आगे याद नहीं आ रहा, तो उन्हें क्या ठहरे थे गांधी जी, ठीक। तो गांधी जी का नाम तो पहले से हो चुका था अफ्रीका में, तो बहुत सारे उनके छात्र जो है वो प्रोफेसर साहब के, वो आए थे कि गांधी जी जब आएंगे तो उनसे बात करेंगे कि अहिंसा क्या होता है, अहिंसा से कैसे अंग्रेज भागेंगे। तो जैसे ही गांधी जी पहुंचे तो ये प्रोफेसर साहब इन लोगों को बता रहे थे कि ठीक है गांधी जी से बात किया जाएगा, ये वो। तो जब गांधी जी आते हैं तो ये सवाल खड़ा करते हैं, तो ब्रजकिशोर जो प्रोफेसर थे, ब्रज किशोर नहीं, ब्रज नारायण या क्या, वो बता देंगे ना, और वो बाद में गांधी जी के अनुयायी हो जाते हैं, चंपारण आंदोलन में वो जुड़ते भी हैं। तो वो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि देखिए मैंने दुनिया का इतिहास पढ़ा है? कहीं भी अहिंसा के आधार पर क्रांति नहीं हुई, अहिंसा के आधार पर कोई मुल्क स्वतंत्र नहीं हुआ। मैंने फ्रांस की क्रांति पढ़ी है, मैंने अमेरिका की क्रांति पढ़ी है, कहीं अहिंसा से कुछ नहीं हुआ। जानते हो गांधी जी का जवाब क्या था? ये सब लिखना नहीं है, जानोगे तो कहीं लिख भी सकते हो या कभी इंटरव्यू में बता सकते हो। गांधी जी का जवाब था कि देखिए, जब बड़ा काम हो जाता है, ठीक है ना, तब उसके बाद आप जैसे इतिहासकार उसको पढ़ते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं। आज तक अहिंसा से कोई मुल्क आजाद नहीं हुआ। जिस दिन हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा उस दिन आप जैसे प्रोफेसर इसको पढ़ाएंगे, है ना। ये गांधी जी का विश्वास था अहिंसा पे। क्यों? क्योंकि वो करके देख चुके थे ना प्रयोग। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। कमजोर ऐसे लोग जो सर उठाने में की हिम्मत नहीं करते थे, ठीक है ना, मार खाते थे, अपमान झेलते थे, उन लोगों को अहिंसा के बल पे खड़ा करके और जबरदस्त विद्रोह विदेश दूसरी जगह पे किया। तो ये तो भारत था, है ना। तो इस तरह से सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह की अनूठी तकनीक का प्रयोग, ठीक। क्या? इसके द्वारा आम जनता के मन के भीतर से उस भय को ही समाप्त कर दिया जिस भय पर ब्रिटिश साम्राज्य आधारित, पूरी दुनिया में आधारित था। ब्रिटिश साम्राज्य किस बात पे आधारित था जानते हो? वो क्या आधार था? डर, कि हमको कभी पराजित नहीं कर सकते हो तुम लोग, हमारा सूरज कभी अस्त नहीं होता, है ना। तो उस बूट पे, उस सेना के बल पे डर कायम कर दिया था लोगों में। और जब 1857 का विद्रोह फेल हो जाता है तो भारत की जनता में ये डर व्याप्त हो जाता है कि अब अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता है, भाई बहुत ताकतवर है वो, है ना। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के आधार पर जनता को लामबंद किया और सड़कों पर उतार दिया, और वो जनता लाठी खा रही है लेकिन झंडा उठाए हुए, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं तुमको एक तमाचा मारूं और तुम डर जाओ तो ये मेरी जीत, ठीक। मैं तुमको 20 तमाचा मारूं और तुम बोलो कि सर आप 20 मारे हैं ना, 40 मारिए लेकिन मैं आपसे डरता नहीं हूं, ये मेरी हार है ना। डर खत्म हो गया तुम्हारा ना। एक तमाचा से तुम डर गए तो मैं कहूंगा कि अगर ये काम किया तो बहुत मार मारूंगा, जी सर जी साहब जी साहब, तो तुम डर रहे हो। लेकिन गांधी जी ने क्या सिखाया कि मार खाना है, जवाब नहीं देना है, लेकिन डरना नहीं। गोली तो लगेगी नहीं क्योंकि अहिंसा का जवाब हिंसा से दिया नहीं जाएगा। इस परिस्थिति ने उस डर को वैसे ही खत्म कर दिया जैसे बटन दबाते हैं, बिजली वो बल्ब जलते ही अंधेरा खत्म हो जाता है ना। तुम देख लेना, वीडियो देखोगे कि लाठी खा रही है जनता और डर नहीं रही है ना। और इसी डर पे उनका साम्राज्य स्थापित था। तो ये गांधी जी की बड़ी देन है कि नहीं है? इनोवेटिव देन है कि नहीं? इनोवेटिव मतलब अनूठी बात है, अनूठी देन है कि नहीं?
गांधी जी ये समझ गए कि भारत की जनता डर में जी रही है, डरपोक हो गई है इतने लंबे समय के शासन से, तो ये हिंसा के रास्ते से तो आएगी नहीं सड़क पे, ये अहिंसा और सत्याग्रह के बल पे आएगी। और वो हुआ। ठीक, अब देखिए दूसरा, गांधी जी की रणनीति क्या थी या उनकी देन क्या थी कि आम जनमानस के साथ, आम जनमानस मतलब आम जनता, आम जनमानस के साथ स्वयं को एकाकार कर लेने की अद्भुत क्षमता के कारण गांधी जी ने भारत की विशाल जनसंख्या को प्रेरित किया और उसे राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम से जोड़ दिया, है ना। किसी नेता में वो ये क्षमता नहीं थी जो गांधी जी में थी। ठीक है, गांधी जी ने जब लोगों से कहा कि खादी पहनिए, तो गांधी जी ने दरअसल अंग्रेजों की उस आर्थिक व्यवस्था पे चोट की कि वो यहां से कपास ले जाते थे और तैयार माल आके बेचते थे। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कहा खादी पहनो और खुद बुन के पहनो। एक बच्चे ने हमसे सवाल पूछ दिया कि साहब आप बोलते हैं बाबा कि खादी पहनो, खादी तो बहुत महंगा मिलता है। तो गांधी जी ने कहा कम पहनो लेकिन खादी ही पहनो। और जब गांधी जी ने ये बात कही तो खुद पे भी लागू किया। उन्होंने वो जो कुर्ता और धोती पहनते थे, अब एक धोती को ही उन्होंने मोड़ के पूरा उसी से वो अपना तन ढकने लगे। और गांधी जी ने एक बार जब कपड़ा त्यागा तो इस बात को वो तब भी लेके चले जब वो गोलमेज सम्मेलन में कड़कड़ाती तो क्या कहते हैं वो ठंड, मतलब हड्डियों को गला देने वाली ठंडी में भी जब जाते हैं तो उनके तन पे वही कपड़े रहते हैं। और ये देख के गोलमेज सम्मेलन में जो सम्राट बैठा होता है वो सबको कहता है कि कोई गांधी के आने पे खड़ा नहीं होगा। लेकिन गांधी जब इंटर करते हैं तो उनके कपड़े को देख के लोग मैंने सम्मान में खड़े हो जाते हैं कि इतनी ठंडी जहां हम लोग कोट पहने उसके ऊपर ओवर कोट पहने ये आदमी, नंगा फकीर, समझ गए। ये देख के सम्राट उससे पूछता है कि वेल मिस्टर गांधी, योर क्लॉथ या योर अटायर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द सीजन। ये आप जो पहने हैं ये सीजन के अनुसार नहीं है, बहुत दे आर वेरी लिटिल। तो गांधी जी कहते हैं कि हमारे हिस्से का कपड़ा तो आपने पहन लिया है, मैंने आपने छीन लिया हमारे देश की जनता का कपड़ा, है ना। ये जो अद्भुत क्षमता है इस देश के आम जनमानस के साथ खुद को जोड़ लेना कि तुम्हारे पास कपड़ा नहीं तो हम भी नहीं पहनेंगे, ऐसा सिर्फ गांधी जी कर सकते थे। और इसीलिए गांधी जी ने विशाल जनता को प्रेरित किया। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि ये चर्चा हो जाती थी कि गांधी जी आने वाले हैं तो भीड़ लग जाती थी, और अगर गांधी वहां नहीं पहुंचे तो गांधी जी के बारे में बात चलती थी कि गांधी भगवान है, गांधी जी ईश्वर के अवतार हैं, गांधी जी ने ये कहा है ऐसा करना है हमें, है ना। गांधी जी नहीं पहुंचे, गांधी जी की बात खाली पहुंच गई कि गांधी जी ने कहा है कर नहीं देना है तो हम कर नहीं देंगे, गांधी जी ने कहा है, गांधी बाबा ने कहा है, इस तरह का विश्वास, ठीक है ना। ये उनकी एक बहुत बड़ी देन थी। रणनीति क्या, सत्य और अहिंसा के आधार पर सत्याग्रह की अनूठी तकनीक का प्रवर्तन, एक ये तकनीक है। देन क्या, ये जनता के साथ खुद को एकाकार कर लेने की जो अद्भुत क्षमता गांधी जी में, इसके कारण उन्होंने बड़ी संख्या में जनता को प्रेरित किया और राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बना दिया। ठीक, अब क्या है, अब एक महत्वपूर्ण बात है कि संगठनात्मक ढांचे का सृजन किया। गांधी जी की एक बहुत महत्वपूर्ण देन क्या है, संगठनात्मक ढांचा, है ना। संगठनात्मक ढांचा, संगठनात्मक ढांचा। देखिए गांधी जी के पहले और गांधी जी के बाद कांग्रेस के चरित्र में क्या परिवर्तन आता है। गांधी जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी गांधी जी एक्चुअली कांग्रेस का संविधान लिखते हैं, कांग्रेस का संविधान, देश का संविधान नहीं। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो समय थी, जो आजादी की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म थी, सबसे बड़ी मतलब कि वो एक तरह से हिस्सा थी। हाँ, पार्टी चुनाव उस समय तो हो नहीं रहा था, चुनाव बाद में हुआ, चुनाव भी लड़ती थी, लेकिन वो एक तरह से आंदोलन थी, एक तरह से संगठन थी। उस संगठन को इन्होंने विस्तार दिया, उसका क्या लिखा, संविधान लिखा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो केंद्रीय स्तर पे होगी, प्रांतीय कांग्रेस कमेटी जो प्रांतों में होगी, जिला
कांग्रेस कमेटी जो जिलों में होगी, यहां तक कि गांव स्तर में भी कमेटियां बनाई। ठीक। दूसरा, 4 आना में आप सदस्यता ले सकते हैं, यानी हर आदमी सदस्य बन सकता है। ठीक। तीसरी बात कि भाषा के आधार पर कमेटियां बनाई। उत्तर भारत में हिंदी भाषा चलेगी, दक्षिण भारत में वहां की भाषा चलेगी, तो भाषा का भी दिक्कत नहीं रहा। अगर आपको जैसे अगर हिंदी ही लागू कर देते तो जो आदमी हिंदी नहीं समझता वो संगठन में नहीं जुड़ता। ठीक। तो गांधी जी की क्या देन है कि संगठनात्मक ढांचे का सृजन किया, केंद्र से लेकर जमीनी स्तर पर जीवन कांग्रेस का संगठन बनाया। ठीक है ना। 4 आने की सदस्यता रखी जो बहुत कम था, 4 आना 25 पैसा। ठीक है ना। और भाषाई आधार पर भी कमेटियां बनाई। ठीक। यानी कांग्रेस को एक लोकप्रिय संगठन में बदल दिया, है ना। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक संगठन थी, उसको लोकप्रिय संगठन, मतलब पूरे जनता का प्रिय संगठन। इसके कारण क्या हुआ फिर वही कि बड़े पैमाने पर जनता का जुड़ना, संगठित होना और आंदोलन में भाग लेना आसान हो गया, है ना। पुल बना दिया ना उन्होंने, एक पुल बना दिया केंद्र से लेके गांव तक। वहां दिल्ली में अगर गांधी जी कुछ बोले तो गांव में कमेटियां गांव गांव डुगडुगी पीटने लगेगी। गांधी जी ने कहा है कर नहीं देना है, गांधी जी ने कहा है असहयोग आंदोलन करना है, गांधी जी ने कहा है चलो। अब वो जिले पर जुटे, जिले के नेताओं के नेतृत्व में जुटे। दिल्ली चलो तो दिल्ली की ओर कूच किए, हाँ। पंजाब जाना तो पंजाब की तरफ कूच किए। क्लियर? दिस वॉज द रोल ऑफ गांधी, है ना। तो ये हो गया, यही कारण है। अच्छा, इस संगठनात्मक ढांचे का सबसे शानदार परिणाम या प्रभाव हमको कब देखने को मिलता है? सन 1942। आप यहीं पर लिख देंगे, जब संगठनात्मक ढांचे के बारे में बताएंगे कि उन्होंने इस तरह से केंद्र से लेकर गांव स्तर तक कमेटियां बना दी, 4 आने की सदस्यता दी जिससे हर आदमी सदस्य हो सकता था, ये सब बताएंगे। तो आप बताएंगे कि इसके कारण जनता को संगठित करना और आंदोलन में शामिल करना सरल हो गया। ठीक। और तुरंत एक आप केस स्टडी लिखेंगे, एक 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 उदाहरण देंगे कि इस तरह का जो काम गांधी जी ने किया, इसका एक जबरदस्त प्रभाव हमको 1942 के आंदोलन में देखने को मिला। क्या कि 1942 में जैसे ही भारत छोड़ो की घोषणा गांधी जी ने की, कोई भी कांग्रेस का ऐसा शीर्ष नेता नहीं था जिसको जेल नहीं होगी। तुरंत रातों रात अंग्रेज तैयार थे। जैसे ही ग्वालियर टैंक मुंबई में भारत छोड़ो की घोषणा गांधी जी ने की, सारे के सारे नेता जेल चले गए। फिर भी 1942 का आंदोलन जारी रहा, और न केवल जारी रहा बल्कि खतरनाक, मतलब बहुत शानदार लेवल तक चला। यहां तक कि बहुत सारे जैसे तामलोक, बलिया और सतारा, इन सब जगहों पे वो सत्ता बिल्कुल अंग्रेजों से चली गई और उन लोगों ने अपने जातीय सरकार बना ली। वहां पर आजादी की घोषणा हो गई बलिया में कि अब देश आजाद हो गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि गांधी जी ने जो ऊपर से लेकर नीचे तक संगठन बनाए थे, तो जिले स्तर पर, प्रांत स्तर पे जो नेता थे, उनके नेतृत्व में आंदोलन सफल हो गया। भले शीर्ष नेता जेल में चले गए, अगर संगठन नहीं होता तो क्या होता? नेता जेल में, तो अब नेता नहीं रहेगा तो जनता कैसे चलेगी? बिखर जाएगी। तो चूंकि गांधी जी ने नीचे तक नेता पैदा कर दिए थे, तो दूसरे और तीसरी पंक्ति के नेता जैसे उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, या वाईवी चौहान, या इस तरह से देश के अलग अलग प्रांतों के नेता थे, ठीक है, या जो जिले के नेता थे, उनके नेतृत्व में आंदोलन सफल हुआ। और ये इसी संगठनात्मक ढांचे की देन है। ठीक। अब एक बात आप लिखेंगे कि गांधी जी की एक और रणनीति थी जो मनुष्य के चेतना को, मनुष्य के मनोभाव को उनकी समझ को दर्शाती है कि वो जनता को कितना समझते थे। एंड उसको हम कहते हैं संघर्ष विराम संघर्ष। ठीक है ना, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति का वो करना, संघर्ष विराम संघर्ष। ये जो रणनीति थी, ये क्या थी कि अगर असहयोग आंदोलन उन्होंने चलाया या कोई भी आंदोलन चलाया, जब वो देखते थे कि आंदोलन पीक पे है, मतलब ऊंचाई पे पहुंच गया, लेकिन फिर भी अंग्रेज दब नहीं रहे हैं और उनको लग रहा है, जैसे आम जनता है, मान लो
तुम एक आम जनता हो, तुम ठेला चलाते हो, तुम मतलब समोसा बेचते हो, या तुम किसान हो, तुम कितने समय तक आंदोलन में भाग लोगे? 6 महीना, 1 साल? फिर जो तुम्हारा जमा पूंजी है जब वो खत्म हो जाएगी तो घर को भूख लगेगी, तो तुमको काम पे फिर वापस लौटना होगा ना। तो गांधी जी यही देखते थे कि जब जनता थक रही है या जनता की आवश्यकताएं उसको अपनी ओर खींच रही हैं, ठीक उसी समय वो विराम लगा के आंदोलन वापस ले लेते थे और अंग्रेजों पे दबाव बना के कुछ ना कुछ रियायत या कुछ ना कुछ मांग अपनी मनवा लेते थे। ठीक, फिर उस विराम के बाद जनता जैसे ही अपने काम में लग गई, कुछ उसको सुस्ताने का मौका मिल गया, उसी दौरान वो रचनात्मक काम करके गांव गांव घूमते थे और फिर दूसरे आंदोलन की तैयारी शुरू कर देते थे। ठीक, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति के कारण गांधी जी लगातार एक के बाद एक जन आंदोलन खड़ा करते रहे, है ना। अब आप फैक्ट डाल देंगे, रॉलेट सत्याग्रह 1919, चंपारण सत्याग्रह, नहीं चंपारण तो उसके पहले हो गया, चंपारण बता देंगे, खेड़ा बता देंगे, ठीक है, अहमदाबाद मिल हो गया, फिर 1919 में रॉलेट सत्याग्रह, फिर 1920 में से 22 तक असहयोग, फिर 30 से 34 तक सविनय अवज्ञा, फिर 42 में भारत छोड़ो, ठीक है, 40 में व्यक्तिगत सत्याग्रह भी लिख सकते हैं। इन सब के बारे में थोड़ा सा बता देंगे कि इन सब में जैसे जब असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई तो गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। असल में 2 साल के बाद जनता ये जो वो था उसमें थकान आ रहा था और इसीलिए जनता को गुस्सा आ जाता है, एक जगह वो फूंक देती है। लेकिन उस हिंसा का आधार लेके अंग्रेज पूरे देश में हिंसा शुरू कर देते ना, कहते अरे यार जब गोरखपुर में ये हो सकता है तो ये पंजाब में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो अंग्रेज जो लाठी चला रहे थे अब गोली चलाने लगते। गांधी जी इसी मोमेंट पे सोचते हैं कि अगर गोली चलने लगेगी तो बहुत लोग मरेंगे और बहुत लोग मरेंगे तो वो लंबे समय तक फिर जनता आंदोलन में आएगी नहीं, डर के मारे खटाक से आंदोलन वापस ले लेते हैं, सुस्ताने का मौका देते हैं। ठीक, फिर 1930 22 से लेकर 30-8 साल पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, रचनात्मक काम करते हैं। रचनात्मक काम क्या है इसके बारे में भी मैंने आगे लिखा है। तो इस तरह से वो संघर्ष, और जब एक लेवल पे संघर्ष एक ऊंचाई पे पहुंचता है और जनता में थोड़ा कमजोरी आने लगती है तो तुरंत उसमें ब्रेक लगाते हैं, सुस्ताने का मौका देते हैं, फिर नया आंदोलन शुरू करते हैं। क्लियर? अब आप एक बिंदु लिखेंगे कि जन आंदोलनों के बीच में रचनात्मक कार्य करना। क्या करना? रचनात्मक कार्य। ये क्या है? रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य मतलब किसी गांव में दलित उद्धार के लिए वो सामूहिक भोज करेंगे या दलितों के बीच में बैठेंगे या कहीं सफाई अभियान चलाएंगे, कहीं वो निरक्षर लोगों को शिक्षा दें, इस तरह से रचनात्मक का। कभी किसी गांव में लोगों को ट्रेनिंग देना है कि ग्राम उद्योग को कैसे विकसित किया जाए, है ना। गांधी जी के ये रचनात्मक कार्य भी बड़े क्रांतिकारी हैं। इनके पीछे एक्चुअली राजनीति है। जो वर्ग अभी भी आंदोलन से नहीं जुड़ा, उनके बीच में रचनात्मक काम करना शुरू करके गांधी जी उनके साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं और जब आंदोलन खड़ा होता है तो वो वर्ग भी आंदोलन में शामिल हो जाता है। ठीक, तो रचनात्मक कार्यों के माध्यम से एक आंदोलन और दूसरे आंदोलन के बीच में जो गैप आया है, गैप मतलब जो विराम पड़ा है, उसको वो एक तरह से पानी और खाद देना शुरू करते हैं। क्लियर? एक बात। दूसरी बात कि इन्हीं रचनात्मक आंदोलनों के द्वारा वो लोगों में राजनीतिक चेतना भी डालना शुरू करते हैं, है? इस सवाल में जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप ये लिख दें कि गांधी जी का योगदान दोहरा है, गांधी जी की चिंता केवल इतनी नहीं है कि देश आजाद हो, गांधी जी की यह भी चिंता है कि देश आजादी के बाद कैसा हो, है ना। इसीलिए आईएएस में एक बार सवाल आ गया था, गजब का सवाल था। देखो आईएएस किस लेवल पे पूछता है। आईएएस ने पूछा कि गांधी जी
अगर गांधी नहीं होते तो देश की स्वतंत्रता कैसी होती? आपको कल्पना करना है कि अगर गांधी नहीं होते तो देश की आजादी कैसी होती, उसका स्वरूप कैसा होता है। आप अगर अंत में ये बात लिख दें कि असल में गांधी जी की भूमिका या गांधी जी की देन भारत के इतिहास में दोहरा है। एक, कि देश की आजादी के लिए उन्होंने जो रणनीति बनाई, जो संघर्ष किया, वो तो है ही। साथ ही साथ इस देश की आम गरीब निरक्षर जनता को उन्होंने राजनीतिक रूप से चेतना संपन्न बनाया, ठीक। और उन्होंने सत्याग्रह की या प्रतिरोध की एक ऐसी शैली को जन्म दिया जो आज भी कारगर है। आप उदाहरण दे सकते हैं कि जब 3 कृषि कानून लाए गए थे तो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने क्या किया? दिल्ली में टेंट लगा के सत्याग्रह किया। 7 महीना लगा, 8 महीना लगा, कई किसान उसमें ठंड से, बुजुर्ग लोग मर गए, शहीद हो गए, ठीक है। लेकिन सरकार को झुकना पड़ा, तीनों कानून वापस लेना पड़ा। ये टेक्निक किसकी है? गांधी जी की। तो गांधी जी ने न केवल देश की आजादी के लिए आंदोलन की रणनीति बनाई, उसको नेतृत्व दिया, बल्कि साथ ही साथ एक ऐसी लकीर खींची जिस पर आज भी भारत चल रहा है। इसलिए मैं कभी कभी जब दिल्ली में क्लास लिया करता था तो मैं कहता था कि जो जिस रास्ते पर चलता है उसी रास्ते पर उसको हमेशा चलना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान कैसे बना? मार और काट करके बना, लड़के लेंगे पाकिस्तान, तो आज भी लड़ रहे हैं। वहां हर 10-20 साल में सत्ता बदल जाती है, सैनिक सत्ता आ जाती है, चुनी हुई सरकार को हटा के तानाशाही आ जाती है। भारत में ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि भारत एक दूसरे तरह से आ जाता। तुम लड़ के लेंगे पाकिस्तान, तो लो, क्या बना लिया आपने? एक लड़ता हुआ मुल्क है, वही आपस में लड़ाई चल रही है ना? तमाम कमियां हैं, लेकिन तो अब इसको आप ऐसे निष्कर्ष देंगे कि गांधी जी का दोहरा योगदान है। एक तो उस समय उन्होंने जो भूमिका निभाई वो निभाई ही, आज भी उनकी तकनीक एक चुनी हुई सरकार में। अब बताओ, अगर हिंसक प्रतिरोध हमारे देश में अक्सर होता तो क्या होता? आजादी के बाद भी हमको सरकार से लड़ने के लिए बहुत सारे लोग हिंसक हो जाते, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। इस आधार पर आप निष्कर्ष में देंगे कि गांधी जी का किस तरह से दोहरा योगदान है। ठीक है। पूजा, समझ में आया पूजा कि नहीं? पूजा, हाँ सर, समझ में आया आया? सर। तो हम हाँ दोबारा सर। जब दोबारा विस्तार से करेंगे तो एक एक के बाद एक के बाद एक, तो पता और भी ज्यादा वो हो जाएगा। अभी तो ये करना। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, पानी पी लेते हैं। पानी सामने नहीं रखे हैं विनय जी, उसके बाद हम फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। अभी खाना खा के आ जाते हैं। हाँ हाँ, खाना खा के आ जाइए। ठीक है।